हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पटेल एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिंदी वर्णमाला की क्लास 2 के बारे में। क्लास फर्स्ट को हम लोग इससे पहले कंप्लीट कर चुके हैं। उस क्लास में हमने हिंदी वर्णमाला से संबंधित स्वरों का बहुत ही गहन अध्ययन किया था। आज की क्लास आपकी क्लास 2 है, तो इस क्लास में हम लोग व्यंजन का अध्ययन करेंगे। जिन भी लोगों ने क्लास फर्स्ट को नहीं देखा है तो पहले जाकर उस क्लास को आप लोग देख सकते हैं। चैनल पर आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको ढूंढने में बहुत ही आसानी रहेगी। अगर आप लोग उस क्लास को देखने के बाद इस क्लास को देखेंगे तो ये कहा जा सकता है कि आपका जो हिंदी वर्णमाला का चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग जो है इसी चैप्टर से संबंधित 5 से 6 प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं, जिनमें आपके जितने भी डाउट होते हैं खत्म हो जाते हैं। चलिए इस क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, क्लास आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली। यूपी टेट, सी टेट 2023 आगामी एग्जाम, यूपी पुलिस, जिसमें भी हिंदी आती है, हर एक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। चलिए, तो हम लोग आज बात करने वाले हैं दोस्तों हिंदी वर्णमाला में व्यंजन पर। किस पर बात करेंगे? व्यंजन पर। तो व्यंजन क्या है, कितने प्रकार के हैं, व्यंजन को किस किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है, कितने प्रकार से बांटा गया है और व्यंजन कितने होते हैं, इन सभी चीज़ों पर हम लोग बारी बारी से डिस्कस करते हुए चलेंगे। कोई पॉइंट यहाँ पर छूटने नहीं पाएगा। चलिएगा, अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों व्यंजन की, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आएगा कि व्यंजन होता क्या है। व्यंजन क्या होता है देख लीजिएगा। व्यंजन दोस्तों जो स्वरों की सहायता से वर्ण बोले जाते हैं, जितने भी वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो सभी आपके व्यंजन कहलाते हैं। वो सभी आपके क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। दोस्तों, जो व्यंजन होते हैं वो जो है उनका उच्चारण अगर करेंगे तो स्वरों की सहायता हमको लेनी पड़ेगी, स्वरों की सहायता लेनी पड़ेगी। जबकि स्वरों में ऐसा नहीं है, स्वर स्वतंत्र होते हैं, वो अपने आप से बोले जा सकते हैं। लेकिन व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं। व्यंजन को अगर बोलेंगे तो स्वरों की जरूर मदद लेंगे, स्वर की मदद लेंगे। हर एक व्यंजन को बोलने के लिए स्वर आ की मदद लेनी पड़ती है। कैसे लेनी पड़ती है आगे देखिएगा। ये लीजिएगा, हम उदाहरण भी लिए हैं। अगर का को हम लोग उच्चारण करते हैं दोस्तों, बोल के देखिएगा का, तो इसमें जो है लास्ट में आ की वो ध्वनि निकलती है कि नहीं? आ की। ऐसे ही किसी दूसरे व्यंजन को उठाकर देखिएगा, खा। तो हर एक व्यंजन में दोस्तों लास्ट में स्वर आ की जो है ध्वनि निकलती है। तो यही इसमें हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि का जो है उसका अगर उच्चारण करते हैं तो का हल चिन्ह प्लस आ, इन दो से मिलकर के इसका उच्चारण किया जाता है। इसी तरह से खा, तो खा हल चिन्ह प्लस आ, इन दो को मिलाकर के इसका उच्चारण किया जा सकता है। अगर आ को यहाँ पर हटा देंगे तो खा, इसका उच्चारण करो, नहीं उच्चारण हो पाएगा, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो यही चीज़ हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जो व्यंजन होते हैं उनका उच्चारण करने के लिए स्वर आ की मदद लेनी पड़ती है। दोस्तों, अगर जैसे व्यंजन आपका है का, तो इसको कहेंगे, इसका अगर जो है वास्तविक रूप लिखिएगा तो इसमें हल चिन्ह लगा दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? हल चिन्ह लगा दीजिएगा। यही उसका वास्तविक रूप होता है। व्यंजन का जो वास्तविक रूप होता है, व्यंजन में जो है हल चिन्ह लगा दीजिएगा। अब देखिएगा, व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वरों की सहायता से नहीं किया जा सकता। नोट कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनते हैं कि व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। अब देखिएगा, व्यंजनों का जो वास्तविक रूप होता है मैंने अभी बताया, वास्तविक रूप अगर लिखेंगे तो का लिखेंगे तो उसके नीचे हल चिन्ह लगा देंगे। इसी तरह से खा लिखेंगे, खा में हल चिन्ह लगा देंगे। गा लिखेंगे तो गा में हल चिन्ह लगा देंगे। ये व्यंजनों का जो वास्तविक रूप होता है। उम्मीद करता हूँ उतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। चीज़ें आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। हम पहले से ही बहुत चीज़ें नोट करके इस पर लाए हैं। इसलिए लाए हैं दोस्तों कि आपका समय कम लगे, कम समय में अधिक चीज़ें कवर हो जाएं। इसीलिए हम लोग जो है पहले इस पर लिख लिए हैं। अब चलिए देखिएगा, अब हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों व्यंजनों की संख्या पर। व्यंजनों की संख्या पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? अगर दोस्तों बात करें मूल रूप से जो संख्या होती है व्यंजनों की, वो होती है 33। का से हा तक के जो ये आपके हैं मूल रूप से ये व्यंजन होते हैं। कितने व्यंजन होते हैं? ये व्यंजन होते हैं 33 व्यंजन होते हैं दोस्तों। ये मूल रूप से जो होते हैं 33 व्यंजन होते हैं। इन्हीं को परंपरागत व्यंजन भी कहते हैं। अगर पूछा जाएगा कि परंपरागत व्यंजन, परंपरागत व्यंजन कितने हैं, व्यंजन
कितने हैं। यहाँ पर लोगों में बहुत ही कन्फ्यूजन रहती है 33 और 39 में। तो परंपरागत अगर पूछा जाएगा तब 33 आपका राइट आंसर होगा। अगर पूछा जाएगा हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजन कितने हैं, तो कुल व्यंजन अगर पूछा जाएगा तो आप लोगों का जो राइट आंसर रहेगा वो 39 यानी कि 39 रहेगा। अब देखिएगा इनको परंपरागत व्यंजन क्यों कहते हैं। दोस्तों ये जितने भी व्यंजन हैं का से हा तक के, ये सभी भाषा संस्कृत, वैदिक, पाली, आधुनिक हिंदी में सम्मिलित थे, बहुत ही पहले से चलते हुए आ रहे हैं। इनमें कभी भी फेरबदल नहीं किया गया है, ये स्थायी रहे हैं, इसीलिए इनको परंपरागत यानी कि पीछे से जो चीज़ें चली आ रही हैं उनको कहते हैं परंपरागत। तो ये परंपरागत व्यंजन आपके 33 होते हैं। तो यहाँ पर अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है परंपरागत या मूल रूप से तो आप 33 लगाएंगे, कुल अगर पूछेगा तो 39 आपके व्यंजन होते हैं। व्यंजनों के अगर प्रकार की बात करें, अगर दोस्तों व्यंजनों के प्रकार की बात करें तो व्यंजन आपके कौन कौन से होते हैं, इस चीज़ पर भी हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन से व्यंजन होते हैं, पता है कि नहीं पता है? चलिएगा, नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है, ये लीजिएगा। देखिएगा आपके 39 व्यंजन होते हैं, उसमें कौन कौन से व्यंजन आते हैं। उसमें जो आपके व्यंजन आते हैं दोस्तों वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले अगर बात करें व्यंजनों के प्रकार, यानी कि स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन होते हैं आपके। दूसरे नंबर पर होते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। तीसरे नंबर पर जो आपके आते हैं दोस्तों वो होते हैं ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ये चीज़ें आप लोग नोट करते हुए चलेंगे, नोट्स बना लेंगे। इसमें जो राइटिंग का जल्दी के अभाव में वो हुआ है, आप लोग अच्छे तरह से नोट्स बना लेंगे, चीज़ें समझ में आ रही होंगी, इतना तो कन्फर्म है। ऊष्म व्यंजन। अब होता है संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। अब आगे होता है द्विगुण व्यंजन, द्विगुण, द्विगुण व्यंजन। उसके आगे होता है दोस्तों आपका उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त। दोस्तों ये जो द्विगुण है, उत्क्षिप्त है, ये एक ही होता है। अगर उत्क्षिप्त कहेगा तो आप समझ जाइएगा द्विगुण व्यंजन ही आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? द्विगुण व्यंजन ही आपसे पूछ रहा है, दोनों सेम होते हैं। ठीक है, तो आपके यहाँ पर हो गए कितने? 5 हो गए, ये 5 हो गए आपके। तो इन्हीं पर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ये किस आधार पर है, स्पर्श किसको कहते हैं, अंतस्थ किसको कहते हैं, इनकी परिभाषा, इनको बिल्कुल डिटेल में समझेंगे, हर एक चीज़ आप लोग समझ लेंगे, बहुत ही आसान चीज़ें हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। और ये जो स्पर्श हैं, अंतस्थ हैं, ये कितने कितने होते हैं, इनकी संख्याएं, हर एक चीज़ को आगे हम लोग कवर करेंगे। चलिएगा, व्यंजनों के प्रकार आप लोग मोटा मोटा समझ गए हैं कि नहीं, कौन कौन से प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं और इनके बारे में डिटेल में चर्चा हम आगे करेंगे। चलिए ये लीजिएगा, यहाँ पर देखिएगा आपको जो ये एक अल्फ़ाबेट जो वर्णमाला का है एक क्रम में लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। क्या है? एक क्रम में जो है लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें देखिएगा, इसमें जो है दोस्तों अगर बात करें हम लोग, अगर बात करें हम लोग, सबसे पहले क्या था? स्पर्श व्यंजन था, स्पर्श था ना, स्पर्श व्यंजन। तो अब इसमें समझ लीजिएगा स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं ये लीजिएगा, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। हाँ, तो जो आपका दोस्तों जो आपका का वर्ग है, यहाँ से वर्ग आप लिख लीजिए, का वर्ग है ये इस तरह से, ये चा वर्ग है, ये टा वर्ग है, ये सभी क्या हैं? आपके वर्ग हैं, ये वर्ग हैं, यहाँ से समझ सकते हैं। तो जो स्पर्श व्यंजन दोस्तों होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? उनकी संख्या होती है 25। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श बराबर 25, इनकी संख्या होती है 25। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? कौन कौन से होते हैं? अभी मोटा मोटा समझ रहे हैं कि इस जो ये आपके वर्णमाला का वो पूरा दिया हुआ है क्रम, इसमें समझ रहे हैं मोटा मोटा कि इसमें कौन कौन से वर्ड कहाँ कहाँ पर होते हैं। इनकी परिभाषा को आगे हम लोग गहराई से फिर से समझेंगे, आगे परिभाषा सहित उदाहरण सहित अभी समझेंगे। तो तब तक के लिए मोटा मोटा समझ लीजिएगा जो 25 होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो पूरा का वर्ग आपका होता है, चा वर्ग होता है, टा वर्ग होता है, ता वर्ग होता है, पा वर्ग होता है। इनका पूरा वर्ग यानी कि वर्ग इस तरह से ये पूरा, तो एक वर्ग में 1 2 3 4 5, तो इसी तरह से का से पा वर्ग तक के 5 हैं, तो 5 × 5 बराबर 25 आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं।
क्या होते हैं? 25 आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। अब इनकी परिभाषा, उदाहरण, हर चीज़ आगे समझेंगे। इतना समझ गए कि नहीं? चलिएगा, चलिए यहाँ तक जो है स्पर्श व्यंजन समझ में आ गए होंगे। अब देखिएगा, जो अगर बात करें हम लोग नासिक, नासिक, नासिक यहाँ पर लिख लीजिएगा, नासिक, इसको अनुनासिक भी कहते हैं, अनुनासिक भी कभी कभी कहते हैं। तो इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? इनकी संख्या होती है 5। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 5। कौन कौन से हैं इसमें? ये देखो, का, खा, गा, गा, डा, ये होता है या, अड़ा, ना, मा, ये सभी आपके क्या हैं? अनुनासिक हैं। तो अनुनासिक की जगह जो है आपके यही यहाँ पर चले जाएंगे। ये 5 होते हैं अनुनासिक। अनुनासिक क्यों होते हैं? क्योंकि उनके उच्चारण में लग रहा है कि नाक से निकलते हुए आ रहे हैं। बोल के देखिएगा, णा, ना, मा, नाक से जो निकलते हुए आ रहे हैं, अनुनासिक। उसका नाम ही से आप लोग समझ सकते हैं कि अनुनासिक। चलिएगा, अब आगे देखते हैं, आगे क्या क्या है। आगे ये जो आपका वर्ग है या वाला, तो ये या वाला जो है दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं या। यहाँ पर हा था, हा। तो ये जो आपका वर्ग है दोस्तों, थोड़ा सा हम यहाँ पर, ये रहा, हाँ, ये हा, ठीक है। ये जो आपका वर्ग है दोस्तों, ये होता है अंतस्थ, अंतस्थ, अंतस्थ ये है, अंतस्थ हो गया आपका ये। और ये जो वर्ग आपका सा, सा, हा, ये आपका जो वर्ग है ये ऊष्म है। ये क्या है? ये ऊष्म है, लिख लीजिएगा। जो लास्ट वाला आपका बचा है, यही दोस्तों आपका जो है संयुक्त होता है। क्या होता है ये आपका संयुक्त व्यंजन होते हैं। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं? इतनी चीज समझ में आई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इन सभी की परिभाषा, इनको डिटेल में समझते हैं। आगे आगे इनको हम लोग डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक चीज और समझ लेते हैं, थोड़ा सा एक चीज और समझ लेते हैं। वो कौन सी चीज है? चलिएगा, ये लीजिए, एक चीज समझ लेते हैं। यहाँ पर जो अगर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर समझ लेते हैं विदेशी या आगत व्यंजन। बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं, इसको हम लिखना भूल गए यहाँ पर। विदेशी, इसी को आगत व्यंजन भी कहते हैं, आगत व्यंजन। हर चीज को आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली। विदेशी या आगत व्यंजन, ये कौन कौन से होते हैं? ये कौन कौन से होते हैं? ये कौन कौन से होते हैं देखिएगा। इसकी अगर परिभाषा की बात करें तो ये व्यंजन फारसी भाषा से आए हैं, अतः आगत कहलाते हैं। आगत यानी कि आए हुए हैं, फारसी भाषा से आए हैं। आए मतलब आगत। इससे आप लोग वो जो है एक कॉमन सेंस लगा सकते हैं, ठीक है। लिख लीजिएगा, ये विदेशी, सॉरी, ये फारसी भाषा से आए हैं, इसीलिए इनको आगत व्यंजन तथा विदेशी भाषा भी कहते हैं, क्योंकि हमारे देश की नहीं, फारसी भाषा है, ठीक है। तो ये कौन कौन से होते हैं देखिएगा, कौन कौन से होते हैं? का, और कौन सा होता है? खा, या, जा, फा, ये आपके जो है ये आपके होते हैं विदेशी और आगत व्यंजन। कब होते हैं? अभी नहीं, जब इनके नीचे नुक्ता लग जाएगा, नुक्ता, अगर नुक्ता लगा रहेगा तब आप लोग यही कहेंगे कि ये आगत व्यंजन या विदेशी व्यंजन है, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं? ये चीज़ छूट रही थी, मैंने सोचा इसको अभी यहीं पर क्लियर कर देते हैं। नोट कर लिए होंगे आप लोग, उम्मीद करता हूँ। अब चलिएगा, अब इन चीज़ों को, सभी चीज़ों को हम लोग आगे बहुत ही बारीकी से हर एक चीज़ को समझते हुए चलेंगे। ये लीजिएगा, ये लीजिएगा, आपका आ गया है व्यंजनों के प्रकार। व्यंजनों का जो प्रकार था दोस्तों, व्यंजनों का प्रकार ये, तो व्यंजनों का प्रकार विस्तृत रूप से परिभाषा उदाहरण सहित हम लोग समझेंगे यहाँ पर। व्यंजनों का प्रकार, तो व्यंजनों के जो प्रकार होते हैं वो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन। इन चीज़ों को हमने शॉर्टकट में ऊपर समझ ही लिया था, लेकिन अब समझते हैं पूरी तरह से इनको जो है अच्छी तरह से। चलिएगा, सबसे पहले अगर स्पर्श व्यंजन की बात करें दोस्तों, सबसे पहले अगर स्पर्श व्यंजन की बात करें तो वो क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं स्पर्श व्यंजन? देखिएगा, स्पर्श व्यंजन वो होते हैं दोस्तों जिनको बोलने में जो हवा है वो मुख के अलग अलग भागों को क्या करती है?
छूती है। इसकी जो परिभाषा है वो हर जगह पे अलग अलग आपको देखने को मिलेगी। कहीं कहीं आपको परिभाषा मिलेगी कि जीभ जो है क्या है, जीभ मुख के अलग अलग भागों को स्पर्श करती है, स्पर्श करती है, अतः ये स्पर्शी कहलाते हैं, स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो परिभाषा पर नहीं जाना है, परिभाषा पूछता भी नहीं है। या इसमें यह कह सकते हैं कि जो हवा है वो मुख के अलग अलग भागों को छूती है जब उच्चारण करते हैं तब। तो इसीलिए अगर छूती यानी कि स्पर्श करती है तो इनको स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। दोस्तों, स्पर्शी व्यंजनों की संख्या आप लोग देख ही चुके होंगे, 25 होती है। कौन कौन सी होती है? तो का वर्ग पूरा होता है, चा वर्ग पूरा होता है, टा वर्ग पूरा होता है, ता वर्ग पूरा होता है, पा, का चट तप। इसको ऐसे याद करते हैं, का चट तप, का चट तप, का चट तप याद रहेगा तो का वर्ग पूरा यानी का खा गा गा णा। फिर टा वर्ग पूरा, सॉरी चा वर्ग पूरा तो चा छा जा झा या। इस तरह से ये जितने भी हैं पांचों पांचों पूरे पूरे वर्ग जितने भी हैं 25, ये आपके क्या होते हैं? स्पर्शी व्यंजन होते हैं। चलिएगा आगे हम लोग समझते हैं। आगे आ गया आपका अंतस्थ व्यंजन। क्या आ गया? अंतस्थ व्यंजन आ गया। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं देख लीजिएगा। अंतस्थ व्यंजन, इनके उच्चारण में क्या होता है? इनके उच्चारण में दोस्तों देख लीजिएगा, इनका जो उच्चारण होता है वो जो है स्वरों और व्यंजनों के बीच में होता है। इनका जो उच्चारण होता है, लिख लीजिएगा, उच्चारण स्वरों व व्यंजनों के बीच होता है, के बीच होता है। इसीलिए जो है इनको अर्ध स्वर भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? अर्ध स्वर भी कहते हैं, अर्ध स्वर भी कहते हैं। अब चलिएगा, अब आगे समझ लीजिएगा, इनको क्या कहते हैं? अर्ध स्वर भी कहते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? अब बात करते हैं ये कौन कौन से होते हैं। दोस्तों ये होते हैं, ये देख लीजिएगा, या, रा, ला, वा। या, रा, ला, वा, ये सभी आपके क्या होते हैं? अगर हमने कहीं भी जो हल चिन्ह लगाना भूल गए हों तो आप लोग लगा सकते हैं। हर एक में जो है हल चिन्ह बहुत ज़रूरी है। इसका जो वो है एक, तो वो हल चिन्ह के रूप में ही होता है। हल चिन्ह बिना इस व्यंजन को नहीं लिख सकते हैं। उच्चारण में इसको हल चिन्ह हटाते हैं, तब इसमें स्वर को जो है जोड़ते हैं, तब इसका उच्चारण होता है। तो मैं ऊपर अगर हल चिन्ह लगाना भूल गया हूँ तो इसमें आप लोग ये ना कमेंट करिएगा कि आप जो है हल चिन्ह नहीं लगाए हैं, गलत किए हैं। चलिएगा, ये होते हैं या, रा, ला, वा। ये आपके अंतस्थ होते हैं। क्या होते हैं? अंतस्थ होते हैं। अब अगर बात करें इसमें रा जो होता है, रा क्या होता है? अलग अलग देखिएगा, रा ये होता है लुंठित। लिख लीजिएगा, लुंठित व्यंजन अगर पूछा जाएगा तो वो क्या होता है? रा होता है। क्यों लुंठित होता है दोस्तों? क्यों लुंठित होता है? लुंठित इसलिए होता है कि जीभ का अग्रभाग बोलने में, इसको बोलने में, उच्चारण में या बोलने में जीभ का अग्रभाग कंपित होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? लुंठित। अब आ गए हम लोग हैं ला पर। ला कौन सा होता है? ला जो होता है, ला होता है पार्श्व व्यंजन। पार्श्व, थोड़ा सा पेन को पतला कर लेते हैं, स्पेस कम है, ये लीजिएगा, ला होता है पार्श्व व्यंजन। पार्श्व व्यंजन की क्या परिभाषा होती है? ये पार्श्व व्यंजन क्यों होता है दोस्तों? ये जो होता है जीभ के पिछले हिस्से से, ला जो होता है पिछले हिस्से से बोला जाता है, और अगला जो जीभ का हिस्सा होता है वो ऊपर तालू को टच करता है, इसलिए हवा का जो निकलने का वो रास्ता होता है वो बंद हो जाता है। तो जो हवा है वो जीभ के दोनों साइड से क्या होती है? जीभ के दोनों साइड से निकलती है। जीभ के दोनों साइड से पार्श्व यानी कि साइड से निकलती है, इसीलिए इनको पार्श्व कहते हैं। बोलने में, शॉर्टकट में हम लिख रहे हैं, बोलने में हवा जीभ के दोनों साइड
से निकलती है, इसीलिए इनको जो है हम लोग पार्श्व व्यंजन कहते हैं। अब देख लीजिएगा आगे, अब जो है या और वाह क्या है, या और वाह, इनको हम लोग कहते हैं अर्धस्वर। इनको क्या कहते हैं, अर्धस्वर। ये अर्धस्वर क्यों होते हैं समझिएगा। यहाँ पर अर्धस्वर इसलिए होते हैं दोस्तों, क्योंकि इनका जो प्रयोग होता है वो स्वरों के स्थान पर भी किया जाता है। स्वरों के स्थान पर कैसे किया जाता है, ये लीजिएगा, देखिएगा, ये आए, आ ए, यहाँ पर लिखा है ना, ये स्वर है ना, तो अगर इसको हम ऐसे लिख देंगे आ ये, तो बिल्कुल ये सही हो जाएगा। इस तरह से ये स्वर के स्थान पर अगर इसको हम प्रयोग करेंगे तो उच्चारण उसका वही रहेगा, अर्थ उसका वही रहेगा। कहने का मतलब स्वर के स्थान पर प्रयोग कर लेते हैं। स्वर के स्थान पर प्रयोग कर लेते हैं कि नहीं, कर लेते हैं भाई। अब देखिएगा इसी तरह से या को हम लोग देख चुके हैं ना, वाह। अब एक ऐसा शब्द लिखते हैं जैसे लिखते हैं जुआ लिखा है ना, तो इसको अगर हम जू प्लस वाह लिख दें तब भी ये सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तब भी ये सही हो जाएगा, जुआ। तो क्या कहने का मतलब है, जो स्वर हैं उनके स्थान पर इसका हम लोग प्रयोग कर लेते हैं, इसीलिए ये जो है अर्धस्वर कहलाते हैं। तो अर्धस्वर आपके कौन से होते हैं, या और वाह जो आपके होते हैं ये अर्धस्वर होते हैं। अब कौन सा इसमें से रह गया, कौन सा गया है दोस्तों, सभी हो गए। अब चलिएगा आगे हम लोग समझते हैं। ये लीजिएगा, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन, ये कौन कौन से होते हैं देखिएगा। ऊष्म जो व्यंजन आपके दोस्तों होते हैं, ऊष्म व्यंजन, इनके उच्चारण में क्या होता है, इनके उच्चारण में थोड़ा सा पेन मोटा कर लेते हैं, ये लीजिएगा, इनके उच्चारण में क्या होता है, इनके जो उच्चारण में हवा मुख के किसी स्थान से रगड़ कर निकलती है, ऊष्मा और पैदा करती है। क्या होती है, वो जो हवा होती है गर्म हो जाती है। इनके उच्चारण में हवा मुख से किसी भाग से रगड़ कर निकलती है, यानी कि गर्म हवा। जब रगड़ के निकलेगी भाई तो गर्म हवा निकलती है, इसीलिए गर्म हवा निकलती है। इसीलिए इनको क्या कहा गया है, ऊष्म व्यंजन। क्या कहा गया है, ऊष्म व्यंजन कहा गया है। इनको ही संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। संघर्ष करते हैं यानी कि रगड़ते हैं, अंदर रगड़ कर निकलते हैं, संघर्ष करते हैं, इसीलिए इनको संघर्षी व्यंजन कहते हैं। तो इसमें जो आपके वर्ण आते हैं वो शा होता है, और जो होता है दूसरा वाला सा होता है, तीसरा वाला भी सा होता है, और कौन सा होता है, और होता है आपका हा। इन चीज़ों को शॉर्टकट में आप लोग आगे समझ गए होंगे। तो जो ये वर्ग होता है इनका, अगर वर्ग की बात करें इन सभी के, तो वर्ग इनका कौन सा है, वर्ग जो होता है दोस्तों तालव्य होता है। ये तालव्य होता है, ये मूर्धन्य होता है सा, ये सा होता है वर्त से होता है, ये होता है स्वरतंत्रीय। चलिएगा, इन चीज़ों को अभी नहीं समझते हैं, अभी हम लोग यही समझते हैं कि ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, कितने होते हैं, ऊष्म व्यंजन की क्या परिभाषा है। ये चीज़ें हम इनका जो स्थान है वो आगे समझेंगे, ठीक है, आगे समझेंगे। उच्चारण स्थान को हम लोग आगे समझेंगे। अब लीजिएगा, यहाँ पर जो सा तीनों प्रकार के और हा, ये सभी ऊष्म व्यंजन होते हैं। ये इनका उच्चारण मुख के किसी भाग से रगड़ कर निकलते हैं, अतः जो है ऊष्मा पैदा होती है, यानी कि गर्म हवा निकलती है, इसीलिए क्या कहलाते हैं, ऊष्मीय व्यंजन कहलाते हैं। दूसरा नाम इनका संघर्षी भी है, क्योंकि संघर्ष करते हैं। अब लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। आगे आ गए हम लोग संयुक्त व्यंजन पर। आगे क्या आ गए, हम लोग संयुक्त व्यंजन पर आ गए, यानी कि संयुक्त व्यंजन को अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं दोस्तों, इनकी सीधी सीधी पहचान होती है, जो व्यंजन जो दो व्यंजनों के योग से बना है, दो व्यंजनों के
योग से बना है वो सभी संयुक्त। इसी में इसका अर्थ निकल के आता है संयुक्त, यानी कि दो व्यंजनों के मेल से बना है, दो व्यंजनों का इसमें जो है मेल हुआ है। कौन कौन से होते हैं? छा आपका होता है, छा, और दो त्रा होता है, ज्ञा होता है, ज्ञा होता है ना, और स्रा होता है। सब में हल चिन्ह लगाएंगे। देखिएगा कैसे ये जो है बने हुए हैं, दो व्यंजनों के मेल से इस तरह से बने हुए हैं। देखिएगा स्रा को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो का प्लस सा, का प्लस सा। इसी तरह त्रा को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो ता हल चिन्ह प्लस, ता हल चिन्ह प्लस क्या होगा? रा। इसी तरह स्रा को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो गोल वाली सा हल चिन्ह प्लस रा। इसी तरह ज्ञा को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो जा हल चिन्ह प्लस या। इस तरह अब देखिएगा ये व्यंजन दो दो व्यंजन से बना है ना, तो दो व्यंजन से बना है, इसीलिए इसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। चलिएगा इतनी बात समझ में आई कि नहीं? आ गई होगी। लिख लीजिएगा, नोट्स जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि कभी अगर आप इस चीज़ों को भूल गए तो आप लोग आसानी से देख पाएंगे दोबारा भी कौन सा इसमें क्या परिभाषा है, किस तरह से इनको अलग अलग वर्गीकृत किया गया है। चलिए उत्क्षिप्त व्यंजन पर, तो उत्क्षिप्त व्यंजन पर दोस्तों इसका जो वो होता है, इसकी परिभाषा की अगर बात करें तो उच्चारण करने पर जीभ पहले उठकर मूर्धा स्पर्श करे, मूर्धा को क्या करती है? स्पर्श करती है। इन्हें द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है, द्विगुण व्यंजन भी कहा जा सकता है। और इसकी जो एक खास चीज़ है, इसकी जो खास चीज़ होती है दोस्तों, वो क्या होती है? इनसे जो है कभी भी किसी शब्द की स्टार्टिंग नहीं होती है। कोई भी शब्द के स्टार्ट में ये व्यंजन नहीं आते हैं, कोई भी शब्द इनसे नहीं बनता है। कहने का मतलब ये है, लास्ट में आ सकते हैं, बीच में आ सकते हैं, लेकिन लेकिन जो है स्टार्टिंग में नहीं आते हैं। तो ये आपका जो मेन पॉइंट है, लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। क्या है? इनसे कभी किसी व्यंजन की शुरुआत नहीं होती है, शुरुआत नहीं होती है। क्या होती है? नहीं होती है। ठीक है। ये कौन कौन से होते हैं? ये होता है आपका ढा और होता है ढा। ये आपके जो दो हैं उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। डा, देखिएगा उच्चारण करिएगा, जीभ उठ करके जो है क्या है? मूर्धा को स्पर्श करती है, मूर्धा को, डा डा, देखिएगा मुड़ती है और ऊपर स्पर्श करती है तालु को, इसीलिए इनको उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। और जो है इनसे कभी किसी शब्द की उत्पत्ति नहीं होती है। जो दोस्तों जो अच्छे अच्छे एग्जाम है उसमें ये नहीं पूछेगा उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से हैं। हालांकि यूपी पुलिस टेट सीटेट इनमें इस टाइप के क्वेश्चन आपको खूब देखने को मिलेंगे। और जब कभी किसी जो है अच्छे एग्जाम को अगर दे रहे होंगे तब इस तरह से पूछा जाएगा कि कौन से व्यंजन से कभी किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती है, तब इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों व्यंजनों के वर्गीकरण के बारे में। व्यंजनों का जो वर्गीकरण हुआ वो किस आधार पर हुआ, कितने कितने भागों में बांटा गया है। चलिए व्यंजनों का जो वर्गीकरण हुआ है वो घोषत्व के आधार पर हुआ है दो प्रकार से। कितने प्रकार से? दो प्रकार से हुआ। घोषत्व के आधार पर घोष, ये हो गया घोष आपका, ये क्या है? अघोष। घोष और अघोष, घोष को आप लोग सघोष भी कह सकते हैं। तो ये दो आधार पर हुआ है। घोष का मतलब होता है कंपन, यानी कि स्वर तंत्र में कंपन, स्वर तंत्र में क्या है? कंपन होता है। चलिए घोष को पहले समझ लेते हैं, पहले अघोष को समझ लेते हैं। अघोष, अघोष, अघोष जो होता है इसमें जो है आ लग गया तो यानी कि कंपन नहीं होता है। घोष का मतलब अगर कंपन है तो आ, तो कंपन नहीं होता है। बोलने में जो है स्वर यंत्र में कंपन नहीं होता है, नहीं होता है। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? इसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों हर वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन, हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन। मैंने अभी आपको वर्ग समझाया था बहुत अच्छे से ऊपर, सभी जो है वर्णमाला के वर्णों को लिख करके क्रम वाइज, तो वही जो है इसमें कह रहा है हर वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन प्लस तीनों प्रकार के सा। ये हो गया, ये हो गया, ये आपका ये हो गया, ये तीनों प्रकार के सा, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। हर वर्ग का जो है पहला दूसरा व्यंजन, तो सबसे पहला वर्ग होता है का, फिर होता है चा उसके नीचे, फिर टा उसके नीचे, ता, फिर उसके नीचे पा का चट तप। ठीक है। फिर उसके नीचे आ जाता है खा। तो खा
खा के नीचे आता है छा, फिर उसके नीचे आता है ठा, हल चिन्ह लगाते हुए चलेंगे, ठीक है। फिर था आता है, फिर क्या आता है, फा आता है। ये हुआ, ये आपके टोटल कितने हो गए, ये हो गए दोस्तों यहाँ पर 13। 10 ये हो गए, 3 ये, यानी कि 13 जो आपके टोटल होते हैं। अगर पूछा जाए अघोष जो व्यंजन है उनकी संख्या, तो आप कहेंगे 13। चलिएगा आगे अगर हम लोग अब पढ़ते हैं